हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे। हम लोग क्लास 10 की बुक कवर कर रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछला वीडियो डाला है फर्स्ट चैप्टर और उस पे जो कमेंट आए हैं सपोर्ट के, थैंक यू सो मच। और मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करूंगी। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो प्लीज जरूर ज्वाइन कर लें। वहां मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रही हूँ। देखिए, आप नोट से तैयारी करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक हम बुक्स को एक बार रीड ना कर ले तो तब तक जो है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो प्लीज आप इस मेरी वीडियो को देखिए। आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं, आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आपके पास बुक्स मौजूद हैं तो बहुत बेटर है, और नहीं है तो आप यहीं से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए, तो आज जो सेकंड चैप्टर देख लेते हैं, क्या है, आय व्यय और बचत, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। क्या पढ़ना है इसमें? हमें प्रस्तावना, आय का अर्थ, आय के भेद, आय का विवेकपूर्ण व्यय, अर्थ, भेद, फिर भावित करने वाले तत्व, बचत का अर्थ, प्रकार, महत्व, लाभ, बचत के विनियोग की आवश्यकता, बचत के विनियोग के साधन, बैंक और डाकखाना। तो ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आय की परिभाषा। तो आय क्या है? ग्रास एंड कैंडल के अनुसार परिवार आय वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में आवश्यकताओं व इच्छाओं को पूर्ण उत्तरदायित्व के निर्वाह हेतु होता है। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर नौकरी है, व्यवसाय है, उद्योग धंधे, पारिवारिक व अन्य स्रोतों से होने वाली आय को भी जोड़ता है। मकान, दुकान का किराया, जमा धन, ब्याज इत्यादि। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, वो है हमारा आय का भेद। इंपॉर्टेंट है, तो हम आय के भेद को दो भागों में बांटते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष आय कौन सी है? मुख्य रूप से गृहिणी तथा गृह स्वामी द्वारा अर्जित धन ही प्रत्यक्ष आय है। ठीक है, व्यापार या उद्योग संचालन से होने वाली आय भी इसी श्रेणी में आती है। ब्याज आदि से होने वाली आय भी प्रत्यक्ष आय में आती है। अप्रत्यक्ष आय वह आय है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से तो प्राप्त नहीं होती है, वरन मिलने वाली सुविधाएं से प्राप्त होती है। जैसे निःशुल्क शिक्षा है, ठीक है, निःशुल्क जल है, विद्युत की प्राप्ति है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको वर्दी भत्ता मिलता है। ठीक है, और पार्क मिलते हैं जो उनको अलॉट होते हैं, उसके आसपास जो पार्क होता है, तो वो क्या है, हमारा अप्रत्यक्ष आय के रूप में है। यदि सुविधाएं ना मिले तो परिवार को इन पर अनावश्यक जो है धन व्यय करना पड़ेगा अवश्य में, और इस प्रकार मिलने वाली सुविधाएं अप्रत्यक्ष में आती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास पारिवारिक आय के स्रोत। पारिवारिक आय के स्रोत क्या है? परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों का वेतन, मजदूरी, व्यवसाय, ठीक है, ब्याज से प्राप्त आय, परिवार द्वारा किए जाने वाला घरेलू उद्योग धंधे, कृषि, व्यवसाय, पशुपालन, उपहार और पेंशन। ये सब किस में आएगा? ये हमारे स्रोत में आएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पारिवारिक व्यय का अर्थ, कि पारिवारिक व्यय का अर्थ में क्या है। पारिवारिक व्यय का अर्थ, गृह अर्थव्यवस्था के मुख्य दो तत्व होते हैं, आय तथा व्यय। परिवार में आय के साथ व्यय का भी समान रूप से महत्व है। आय के रूप में धन अर्जित करने का मुख्य उद्देश्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय का अधिकार प्राप्त करना है। अतः जिस धन को हम पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करते हैं वह हमारा पारिवारिक व्यय कहलाता है। ठीक है, यहाँ परिभाषा मौजूद है। पारिवारिक व्यय के प्रकार, निश्चित व्यय, अर्धनिश्चित व्यय, आकस्मिक व्यय और अन्य व्यय।
निश्चित मकान का किराया है, मकान का किराया है, स्कूल की फीस है, भोजन पर होने वाला जो व्यय है, ठीक है। उसके बाद अनिश्चित में क्या आता है कि प्रति माह खर्च करने से निश्चित होता है, परंतु ये घट या बढ़ सकता है, जैसे वस्त्र व भोजन पर व्यय को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। नेक्स्ट है अचानक होने वाला, जैसे जस्ट लाइक कोई बीमार हो जाए, ठीक है, निकट संबंधी या कोई विवाह है या कोई प्रोग्राम है अचानक से ही, तो ये डिस्कस किया गया है यहाँ पर। और अन्य व्यय मनोरंजन और विलासिता पर, ठीक है। तत्व देख लेते हैं, परिवार का ढांचा, यानी कि परिवार हमारा कितना बड़ा है, छोटा है, संयुक्त है, एकांकी है, किस तरह का है। परिवार के सदस्यों की संख्या, ठीक है। परिवार के सदस्यों की उम्र, पारिवारिक स्तर और परिवार में धन कमाने वालों का पेशा। उदाहरण के लिए क्या, वकील अपनी पुस्तकों पे, डॉक्टर अपने चिकित्सालय पर इस प्रकार अपनी पूरी आय की आवश्यकताओं की पूर्ति पर खर्च नहीं कर सकता। परिवार द्वारा मान्य धार्मिक सामाजिक परंपराएं, परिवार कैसे स्थान पर रह रहा है, गृहिणी की दक्षता। नेक्स्ट है हमारे पास बचत का अर्थ। बचत आज के युग में गृह संचालन एक जटिल समस्या है। इस समस्या को पूर्ति धन से ही संपन्न है। ये समस्याएं धन से पूरी की जाती हैं। परिवार की आय एक सीमा तक बढ़ाई जा सकती है, परंतु फिर भी आवश्यकताओं की पूर्ति, उसका स्तर सुधारने हेतु या अचानक आने पर धन की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए बजट में बचत का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। क्या है, भविष्य में खर्च करने के उद्देश्य वर्तमान व्यय में कटौती करने के फलस्वरूप संचित धनराशि को हम बचत कहते हैं। अब बचत के प्रकार देख लेते हैं। बचत होते हैं दो प्रकार की, ऐच्छिक बचत एंड सेकंड है अनिवार्य बचत। ऐच्छिक बचत में क्या होता है, अब व्यक्ति अपनी आय में से कुछ ना कुछ अवश्य बचाता है, इसी प्रकार बचत ऐच्छिक बचत कही जाती है। अनिवार्य बचत उन लोगों के लिए होता है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो उनको जीपीएफ में एक निश्चित धनराशि कटनी होती है, जो जब उनकी सैलरी आती है तो वो अपने आप ही ट्रांसफर हो जाती है, उसमें कट के ही सैलरी मिलती है, जीपीएफ में से कट के ही आपको सैलरी मिलती है। आपके सैलरी का कुछ परसेंट जीपीएफ में चला जाता है और बाकी बचा आपको सैलरी के रूप में मिल जाता है। नेक्स्ट है बचत का महत्व। पारिवारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, आश्रितों का भरण पोषण, आकस्मिक आपूर्तियों से मुक्ति, ठीक है। सामाजिक महत्व, बचत के लाभ में हम देख लेते हैं, इसमें पॉइंट दे रखे हैं नीचे के भविष्य में आकस्मिक संकट में सहायता, पारिवारिक उत्तरदायित्व का निभाने में सहायता, वृद्ध अवस्था में सुरक्षा, आश्रितों की सहायता, आर्थिक लाभ, जीवन स्तर को उठाने में सहायता, आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता की भावना में सहायता देना, राष्ट्रीय विकास में सहायक, ठीक है। यह अब आ जाता है बचत के विनियोग की आवश्यकता। अपनी बचत को धन गृहिणी घर में सुरक्षा की दृष्टि से नहीं रख सकती, चोरी आदि होने का भय रहता है, ठीक है। घर में धन रखने से उसका कोई लाभ भी नहीं होता, न उसमें वृद्धि होती है, तो बैंक और डाक खाने में उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल जाता है, तो कुछ वृद्धि होती रहती है। विनियोग के साधन यहाँ पर मौजूद हैं, देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्रीयकृत तथा गैर राष्ट्रीयकृत बैंक व उनकी योजनाएं, डाक खाना यानी कि पोस्ट ऑफिस, भारतीय जीवन बीमा की बचत योजनाएं, सरकारी भविष्य निधि योजना, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बचत योजनाएं, सहकारी ऋण समितियों की योजना, कंपनियों के शेयर या हिस्सा और चिट फंड योजनाएं। बैंकों द्वारा प्रदत्त सुविधाएं, बचत का धन सुरक्षित रहता है, आवश्यकता होने पर अगर हमें जरूरत है तो हम निकाल भी सकते हैं, और सेविंग अकाउंट में जमा धनराशि पे जो है वो इंटरेस्ट मिलता है, करंट में नहीं मिलता है,
पर जो सेविंग होता है, जो सेविंग अकाउंट होता है, जो कि हाउस वाइफ के लिए है, जो लोग अपना सेविंग के रूप में बैंक में रखते हैं, तो उनको वहाँ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, देख लेते हैं अब हम बैंक में विभिन्न प्रकार के जमा खाते। देखिए, जो बैंक है वहां पे हमारे जो अकाउंट है वो भी डिफरेंट डिफरेंट खुलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या है कि करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जो व्यापार करते हैं, ये उन्हीं के लिए होता है। आप इसको रोजाना की ना कोई लिमिट होती है, मतलब डालने की ना निकालने की, इस पर आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेविंग अकाउंट, जो कि आप सेविंग के लिए खोलते हैं। वहां आपको पासबुक मिलती है और जो आप चेकबुक मिलती है, आप निकाल सकते हैं। तो इसकी एक सीमा है महीने की, डेली की भी, तो आप उसको निकालो और रख सकते हैं और इस पर आपको मिलता है इंटरेस्ट। ठीक है, यही अंतर है दोनों में। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट, के एक निश्चित समय के लिए, जस्ट लाइक 5 ईयर 10 ईयर, हर बैंक का अपना अलग अलग होता है क्राइटेरिया कि इतने वर्ष के लिए। तो आपको ये होता है कि 90% धन ब्याज से 2% अधिक ब्याज मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो आप उसको निकाल सकते हैं, और अगर लगता है कि आपको आगे करना है तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, जनता जमा खाता, गृह बचत खाता, होम सेविंग अकाउंट है। ठीक है, संचय जमा योजना और अतिरिक्त पेंशन योजना, इन्वेस्टमेंट प्लान, और बैंक में बचत खाता खोलते समय के कुछ नियम हैं जो यहाँ पर मेंशन है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, बैंक की पासबुक क्या होती है, तो बैंक में खाता खोलने के लिए हर बचत खातेदार के पास एक पासबुक दी जाती है, जिससे बचत बैंक नियम छपे होते हैं। खातेदार का नाम, पता, नंबर आदि सब होता है, ताकि वो उससे जो है वो आप जो है निकाल, उसमें आपका राशि जो है वो मेंशन होती है कि आपने कब कितना कैसे निकाला है, सब होता है। इसी तरह से आपको चेकबुक मिलती है। ये है दोनों में डिफरेंसेस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, इम्पोर्टेंट है चेक के प्रकार। सबसे पहले हमें मिलता है बैरियर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक, गिफ्ट चेक। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेवलर चेक। तो बैरियर चेक में क्या होता है, इसमें केवल धन की मात्रा भरी जाती है, और जो जिस खातेदार है उसके हस्ताक्षर होते हैं, साइन होते हैं। इस चेक को कोई भी व्यक्ति भुना सकता है जिसके पास ये चेक है। अतः इस प्रकार का चेक खो जाने पर, अगर आपसे किसी से भी ये मिस हो गया, तो उसकी सूचना फौरन बैंक को देनी चाहिए। ठीक है, ताकि कोई जिसके हाथ वो बैग चेक लगे वो उसको कैश ना करा ले। ऑर्डर चेक, इस प्रकार के चेक में वाहक शब्द काट दिया जाता है और उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जिसके चेक द्वारा रुपये देना है। ठीक है, इस चेक द्वारा ही वही व्यक्ति बैंक से धन प्राप्त करता है जिसके नाम से चेक लिखा होता है। अच्छा, क्रॉस चेक में क्या होता है, क्रॉस चेक में क्या होता है कि इसमें ना दो समानांतर रेखाएं खींची होती हैं, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है PYQ। नेक्स्ट है गिफ्ट चेक, और उसके बाद है नेक्स्ट है ट्रैवलर चेक। फिर है आपकी जमा पर्ची पुस्तिका। उसके बाद है डाकखाना है, जो डाकखाने में हम अकाउंट खोलते हैं, उसकी सभी इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ मौजूद है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से पढ़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ आपको डिटेल्ड कर में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद टाइम डिपॉजिट अकाउंट है। डाक बचत बैंक के अतिरिक्त 1971 में डाक तार विभाग ने डाकघर के अंतर्गत सावधि जमा योजना शुरू की थी। ये योजना बैंक की फिक्स डिपॉजिट स्कीम के समान है। तो क्वेश्चन इस तरह से बिल्कुल फ्रेम हो सकता है कि कौन सी योजना जो है वो बैंक के फिक्स डिपॉजिट स्कीम के समान है, तो वो टाइम डिपॉजिट अकाउंट है। इस तरह के बहुत मतलब छोटी सी चेंज करके क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, और इसलिए हमारा क्वेश्चन गलत ना हो तो आप इसको जरूर अपने जो है वो नोट्स में ऐड कर लें। ठीक है, 5 वर्षीय जमा 5 वर्षीय डाकखाना आवृत्ति योजना भी है।
ठीक है। उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये आपको मिलते हैं 6 वर्ष के लिए, एक कार्ड के तौर पे होता है। जैसे कि पहले कार्ड आता था टेलीग्राम कार्ड, उस तरह का कुछ होता है, ये आपको मिलता है। ठीक है। व्यक्तिगत सर्टिफिकेट, संयुक्त आकार के सर्टिफिकेट व प्रकार के सर्टिफिकेट। स्कूल बचत बैंक योजना संचायिका, डाकघर मासिक आय योजना, किसान विकास पत्र, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से कि किसान विकास पत्र डाकखाने की एक बचत योजना है। ठीक है। यहाँ धनराशि 8 वर्ष 4 माह में दुगनी हो जाती है। सपोज किसी ने आज 5,000 की है तो 8 माह 4 वर्ष बाद वो 10,000 हो जाएगी। एग्जाम्पल फॉर बता रही हूँ मैं। डाकखाने की पासबुक होती है, विड्रॉल फॉर्म होता है जिससे हमें अपने पैसे निकालने हैं, और धन जमा करने वाला फॉर्म भी होता है। उसके बाद आ जाता है LIC। देखिए LIC के प्रकार है, यहाँ पे कुछ योजनाएं हैं। बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी, आजीवन बीमा पॉलिसी, निश्चित अवधि पॉलिसी, गृह लक्ष्मी योजना। गृह लक्ष्मी योजना, प्रत्याशित धन बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी, निश्चित अवधि छात्रवृत्ति पॉलिसी। नेक्स्ट है बचत विनियोग के अन्य साधन, सहकारी यानी के GPF, भविष्य निधि योजना, सरकारी नौकरी करने वाले की बचत योजना है। जो GPF होता है वो आपका जो है सरकारी बचत वाले की योजना होती है। सार्वजनिक भविष्य निधि योजना यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF जिसे हम कहते हैं। ठीक है। आने वाली तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया है। नेक्स्ट है हमारा PF, अनिवार्य भविष्य निधि योजना। उसके बाद आ जाता है हमारा UTI, सहकारी ऋण समिति या कंपनियों के शेयर्स एंड बॉन्ड्स, चिट फंड योजनाएं। ये सब हमें मिलते हैं विनियोग के अन्य साधन में। जो इन्वेस्टमेंट है, एक तरह से सेविंग है, ये आपको पॉइंट इसी में मिलते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि हमने अभी पढ़ा है पूरे चैप्टर में, उसी का शॉर्ट है। आप इसको जरूर देख लें। इसके बाद में ये अभ्यास प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारे पास लघु, और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास में अति लघु प्रश्न। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लघु प्रश्न ही। देखिए पासबुक और चेकबुक में अंतर, जो कि हमने अभी रीड किया है। ये देखिए ये आए हुए भी हैं, और ये आपको आने वाले एग्जाम FYQ में हेल्प करेंगे। तो ये रहा आज का चैप्टर जो कि हमने फिनिश कर लिया है। आई होप आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए मैं आपको ये PDF फॉर्म में भी रीड कर सकते हैं हम, लेकिन बुक आपको ज्यादा बेटर रहेगी। बुक आप देख सकते हैं कि बुक अगर हमारे सामने रहती है तो हमें आइडिया रहता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट कैसे है, किस तरह से है। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद आ जाता है घर की सफाई, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इसका PDF आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। तो प्लीज मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। लिंक मेरा इस व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर ज्वाइन कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।